आज हम हजारों साल पुराने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता के पन्नों में उतर रहे हैं। हमारा विषय है शोष निदान, यानी शरीर के धीरे धीरे सूखने या कह सकते हैं क्षय होने की बीमारी का विश्लेषण। हमारे पास जो स्रोत है वो इस अध्याय की बहुत गहराई से व्याख्या करते हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद ने इस विनाशकारी रोग के पीछे क्या कारण देखे, इसके लक्षण क्या थे, और सबसे जरूरी, ये प्राचीन ज्ञान आज हमारी इम्यूनिटी, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याओं के बारे में क्या बताता है। ये विषय इसलिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी जीवन शैली, मतलब ये सब एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ये हमें बताता है कि असली ताकत, जिसे आयुर्वेद में ओज या व्याधि क्षमत्व यानी इम्यूनिटी कहते हैं, वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। शुरू करते हैं। स्रोत में 3 शब्द बार बार आते हैं: शोष, क्षय और राज्ययक्ष्मा। ये सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं। क्या इनमें कोई फर्क है या ये बस एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं? इनमें बहुत बारीक लेकिन हाँ महत्वपूर्ण फर्क है, और यही आयुर्वेद के निदान की खूबसूरती है। शोष को आप बीमारी की पहली आहट समझ सकती हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है सूखना। ये वो अवस्था है जब शरीर अंदर से कमजोर होना शुरू होता है, लेकिन शायद बाहर से अभी भी सब ठीक दिखे। मतलब ये एक तरह की वार्निंग साइन है। तो फिर क्षय क्या है? क्षय का मतलब भी कम होना या घिसना है। कई बार इसे शोष का पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन स्रोत इसे शोष का एक कारण भी बताते हैं, यानी शरीर में पहले से मौजूद कमजोरी या धातुओं का क्षय। अच्छा। और अगर इस शोष की अवस्था को नजरअंदाज किया जाए तो ये राजयक्ष्मा का रूप ले सकती है, जो एक गंभीर, पूरी तरह से विकसित बीमारी है जिसके लक्षण आज के पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से बहुत मिलते जुलते हैं। ये तो एक डोमिनो इफेक्ट जैसा लग रहा है। मतलब एक चीज दूसरे को जन्म दे रही है। बिल्कुल। आयुर्वेद में इसे निदानार्थक रोग कहते हैं, यानी एक बीमारी जो दूसरी बीमारी का कारण बने। यहाँ शरीर का सूखना यानी शोष आगे चलकर राजयक्ष्मा जैसी गंभीर बीमारी की जमीन तैयार करता है। तो जमीन तैयार कैसे होती है? स्रोत में इसके 4 मुख्य कारण बताए गए हैं: साहस, संधारण, क्षय और विषमाशन। पहला शब्द है साहस। ये तो सुनने में एक बहुत पॉजिटिव शब्द है, हिम्मत का प्रतीक। यहाँ इसका मतलब नकारात्मक कैसे हो गया? यहाँ साहस का मतलब वीरता नहीं, बल्कि अपनी शारीरिक क्षमता की सीमाओं को कह सकते हैं कि मूर्खतापूर्ण तरीके से लांघना है। जी। इसे आप आज की हसल कल्चर या बर्नआउट से जोड़कर देख सकती हैं। अच्छा। स्रोत में इसके बहुत सटीक उदाहरण हैं, जैसे एक दुबले पतले इंसान का किसी पहलवान से जाकर भिड़ जाना या अपनी ताकत से कहीं ज्यादा भारी धनुष उठाना। यानी ओवर एक्सर्शन, वो स्थिति जहां कोई कहता है आई एम पुशिंग माई लिमिट्स, लेकिन शरीर कहता है आई एम ब्रेकिंग डाउन। एकदम सही। या फिर जरूरत से ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा वजन उठाना या मीलों तक तैरते जाना। होता यह है कि इस साहस से छाती और फेफड़ों पर, जिसे उरह कहा गया है, जबरदस्त चोट पहुंचती है। इससे शरीर में वायु दोष का संतुलन बिगड़ जाता है, और ये बिगड़ी हुई वायु फेफड़ों में मौजूद कफ और पित्त को भी परेशान करती है। और फिर ये असंतुलित वायु पूरे शरीर में फैलकर गड़बड़ी पैदा करती है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि ये दूषित वायु जब शरीर के अलग अलग हिस्सों में घूमती है तो जम्हाई, बदन दर्द, बुखार, गले में खराश और सांस फूलने जैसे लक्षण पैदा करती है। ये शरीर को अंदर से धीरे धीरे सुखाना शुरू कर देती है। अगला कारण है संधारण। इसका मतलब है शारीरिक वेगों को रोकना। ये आज के दौर में बहुत प्रासंगिक लगता है, जहां हम अक्सर मीटिंग्स या सामाजिक दबाव में अपनी शारीरिक जरूरतों को टालते रहते हैं। क्या स्रोत इसी तरह की बात कर रहा है? आप बिल्कुल सही जगह पहुंची है। संधारण का मतलब है शरीर के प्राकृतिक आवेगों जैसे मल, मूत्र, छींक या गैस को जबरदस्ती रोकना। स्रोत में साफ लिखा है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। किसी बड़े अधिकारी, गुरु या सभा में बैठे होने के कारण, या फिर शर्म, डर और घृणा की वजह से। मतलब सामाजिक दबाव में शरीर के सिग्नल्स को अनदेखा करना। ये तो हम सब रोज करते हैं। हाँ, और इसका नतीजा भी साहस जैसा ही होता है। शरीर के आवेगों को रोकने से फिर से वायु दोष बिगड़ जाता है। ये वायु फिर पित्त और कफ को दूषित करती है और शरीर में दर्द, दस्त, सिर दर्द और खांसी जैसे लक्षण पैदा करती है, जो धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देते हैं। तो पहले 2 कारण बाहरी क्रियाओं से जुड़े थे, बहुत ज्यादा कुछ करना या शरीर को कुछ करने से रोकना। लेकिन तीसरा कारण क्षय तो शरीर के अंदरूनी सार के खत्म होने की बात करता है। ये कैसे होता है? इसके 2 मुख्य रास्ते बताते हैं। पहला रास्ता है मानसिक और भावनात्मक। जब कोई इंसान लगातार शोक, चिंता, ईर्ष्या, डर या गुस्से में डूबा रहता है तो उसका असर सीधे शरीर पर पड़ता है।
साथ ही बहुत रूखा सूखा भोजन करना या लंबे समय तक भूखे रहना भी इसमें शामिल है। इससे हृदय में मौजूद रस धातु का क्षय होता है, जिससे शरीर के सबसे जरूरी तत्व ओज का आधार माना जाता है। ये तो कमाल है। मतलब आज जिसे हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, यानी मन का असर शरीर पर, ये बात हजारों साल पहले ही समझी जा चुकी थी। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता जिस पर स्रोत ने काफी विस्तार से बात की है वो है अत्यधिक मैथुन, यानी जरूरत से ज्यादा यौन गतिविधियों में शामिल होना। आयुर्वेद में शुक्र धातु को शरीर की सभी धातुओं का अंतिम और सबसे कीमती सार माना गया है। जब इसका बहुत ज्यादा क्षय होता है तो शरीर की नींव हिल जाती है। एक मिनट, मतलब शरीर शुक्र की कमी पूरी करने के लिए खून का इस्तेमाल करने लगता है। ये तो सुनने में ही बहुत खतरनाक लग रहा है। ये बहुत गंभीर स्थिति है। स्रोत कहते हैं कि जब शुक्र क्षीण होने के बाद भी व्यक्ति रुकता नहीं तो शरीर से शुक्र की जगह रक्त निकलने लगता है। इससे जोड़ों में ढीलापन, शरीर में सूखापन और जबरदस्त कमजोरी आ जाती है। एक बार फिर वायु दोष बढ़ जाता है और वो मांसपेशियों और खून को सुखाने लगता है, जिससे खांसी और बलगम में खून आने जैसे लक्षण दिखते हैं। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली वाक्य कहा गया है, आहार का परम सार शुक्र है, इसलिए उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसका क्षय बहुत से रोगों या मृत्यु का कारण बन सकता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और चौथा कारण है विषमाशन, यानी अनुचित आहार। इसका मतलब सिर्फ जंक फूड खाना तो नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। विषमाशन एक बहुत व्यापक शब्द है। इसका मतलब है प्रकृति के विरुद्ध भोजन करना, गलत तरीके से पकाया हुआ खाना, गलत मात्रा में खाना, गलत जगह पर खाना और सबसे जरूरी गलत समय पर खाना। आज की हमारी जो कियोटिक ईटिंग हैबिट्स हैं, ये बिल्कुल वही हैं। यानी कब, क्या, कितना और कैसे खाते हैं, ये सब कुछ मायने रखता है। तो जब हम ये सब गलत करते हैं तो शरीर में क्या होता है? जब ऐसा होता है तो तीनों दोष, वात, पित्त, कफ, एक साथ असंतुलित हो जाते हैं। ये बिगड़े हुए दोष शरीर के चैनलों यानी स्रोतस के मुंह पर ताला लगा देते हैं। अब जो भोजन आप खा रहे हैं वो शरीर के ऊतकों यानी धातु को पोषण देने के बजाय ज्यादातर मल और मूत्र में बदल जाता है। श्रोतस एक बहुत चौंकाने वाली बात कहते हैं, ऐसी स्थिति में शरीर अपने ही मल के सहारे जीने लगता है। ये तो डरावना है। मतलब खाना खाने के बाद भी शरीर भूखा ही रह जाता है। हाँ, उसे पोषण नहीं मिल पाता और फिर अलग अलग दोष अपने अपने लक्षण दिखाते हैं। वात से दर्द, पित्त से बुखार और जलन और कफ से खांसी और भूख ना लगना। ये सब मिलकर शरीर को सुखा देते हैं। रुकिए, अगर हम इन चारों को एक साथ देखें, ज्यादा मेहनत, शरीर को रोकना, मानसिक तनाव और गलत खान-पान, ये तो आज के किसी भी शहरी पेशेवर की जिंदगी का बायोडेटा लगता है। ऐसा लगता है कि चरक हजारों साल पहले ही हमारी जीवन शैली को देख रहे थे। ये बिल्कुल सच है। ये चारों कारण बताते हैं कि शोष कोई बाहरी हमला नहीं है, ये अंदर से पैदा हुई एक समस्या है, हमारी अपनी गलतियों का नतीजा। तो जब ये समस्या अंदर पनप रही होती है तो क्या शरीर कोई संकेत देता है? स्रोत में शुरुआती लक्षणों यानी पूर्व रूप की एक लंबी लिस्ट है और उसमें कुछ बहुत ही अजीब बातें लिखी हैं। हाँ, शुरुआती लक्षण बहुत सूक्ष्म और कई बार मनोवैज्ञानिक होते हैं, जैसे बार बार छींक आना या मुंह में मीठापन महसूस होना या खाते समय अचानक थकान महसूस होना। लेकिन कुछ लक्षण बहुत ही अजीब हैं, जैसे कि बर्तनों, पानी या खाना परोसने वाले में बेवजह नुक्स निकालना जबकि उनमें कोई खराबी न हो, या फिर चेहरे और पैरों में हल्की सूजन आना। एक और अजीब लक्षण है अपनी बाहों को बार बार देखने या नापने की इच्छा होना, ये देखने के लिए कि वे पतली तो नहीं हो गई। और सपनों के बारे में भी कुछ बताया गया है ना? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत कहते हैं कि व्यक्ति को सूखे और वीरान गांव, शहर या जंगल के सपने आते हैं, या फिर वो खुद को गधे, ऊंट जैसे जानवरों की सवारी करते हुए देखता है, या फिर बालों, हड्डियों या राख के ढेर पर चढ़ते हुए। ये सब शरीर में आने वाले क्षय और रूखेपन के मानसिक प्रतिबिंब माने जाते थे। ये तो शरीर और मन के कनेक्शन का एक और गहरा उदाहरण है। और जब बीमारी पूरी तरह से विकसित हो जाती है तब क्या होता है? स्रोत में 11 मुख्य लक्षणों का जिक्र है, जैसे सिर में भारीपन, खांसी, सांस फूलना, आवाज में बदलाव, बलगम में खून। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है रोग का पूर्वानुमान लगाने का तरीका। ये सिर्फ लक्षणों की संख्या पर निर्भर नहीं था। नहीं, और यहीं पर आयुर्वेद का असली दृष्टिकोण सामने आता है। पूर्वानुमान यानी प्रोग्नोसिस इस बात पर निर्भर नहीं करता था कि लक्षण कितने हैं, बल्कि इस बात पर कि रोगी के अंदर अपनी कितनी शक्ति यानी बल बची हुई है। इसका क्या मतलब हुआ? स्रोत साफ कहते हैं, अगर कोई मरीज बलवान है, उसकी मांसपेशियां और रक्त अभी क्षीण नहीं हुए हैं, तो भले ही उसमें रोग के सभी 11 लक्षण मौजूद हों, उसे साध्य यानी क्यूरेबल माना जाएगा। ऐसा क्यों? भले ही उसे बीमारी पूरी तरह से जकड़ चुकी हो। क्योंकि ये माना जाता था कि उसका शरीर बीमारी की ताकत
और दवा की ताकत दोनों को झेलने की क्षमता रखता है। इसकी ठीक उल्टा, अगर कोई मरीज बहुत कमजोर और क्षीण हो चुका है, तो भले ही उसमें सिर्फ कुछ ही लक्षण हो, उसे असाध्य यानी इनक्योरेबल माना जा सकता था, क्योंकि उसका शरीर न तो रोग का बल सह सकता था, ना ही दवा का। तो इलाज की सफलता बीमारी पर नहीं, बल्कि मरीज की अपनी इम्यूनिटी पर निर्भर करती थी। बिल्कुल, ये सहज बल या इनेट स्ट्रेंथ के महत्व को दिखाता है। इलाज का मकसद सिर्फ बीमारी को मारना नहीं, बल्कि शरीर को इतना मजबूत बनाना था कि वो खुद बीमारी से लड़ सके। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़ी तस्वीर में देखें, तो ऐसा लगता है कि ये चारों कारण, ओवर एक्सर्शन, सप्रेशन, डिप्लीशन और इम्प्रॉपर डाइट, ये सब अंत में एक ही चीज पर हमला करते हैं, शरीर की आंतरिक शक्ति। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चरक का मुख्य जोर बाहरी कीटाणुओं पर उतना नहीं है, जितना मेजबान यानी होस्ट के शरीर की अपनी प्रतिरोधक क्षमता पर है, जिसे व्याधि क्षमत्व कहा गया है। यह सीधे सीधे ओज की अवधारणा से जुड़ा है, जिसके बारे में हमने बात की थी। हाँ, ओज, जिसे शरीर की सभी धातुओं का सार कहा गया। ओज हमारी वाइटल एनर्जी, हमारी जैविक शक्ति और हमारी इम्यूनिटी का आधार है। जब इन चार कारणों से ओज का क्षय होता है, तो शरीर एक इम्यूनोडेफिशिएंसी की स्थिति में चला जाता है। वो बीमारियों के लिए एक खुला मैदान बन जाता है। ये तो आधुनिक इम्यूनोलॉजी की भाषा है, जो हजारों साल पहले इस्तेमाल हो रही थी। सुश्रुत जैसे दूसरे आचार्य संक्रामक रोगों के फैलने में सूक्ष्म जीवों और सीधे संपर्क की भूमिका को भी स्वीकार करते हैं। तो आयुर्वेद में भी अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद थे। तो आज की इस बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है, वो ये है कि शोष सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई अवस्था है, जो हमारी मानसिक स्थिति, हमारी आदतों और हमारे खान पान से पैदा होती है और शरीर की जड़ यानी ओज को ही सुखा देती है। इसका पूरा जोर बाहरी हमलावरों से लड़ने के बजाय अपने किले को अंदर से मजबूत रखने पर है। और अंत में एक विचार, स्रोत में यह भी संकेत मिलता है कि आयुर्वेद में हजारों साल पहले प्रकृत यानी गैर रोगजनक और वैकृत यानी रोगजनक जीवों के बारे में समझ थी। मतलब अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट, जिसे आज हम माइक्रोबायोम कहते हैं। हाँ मित्र, कीटाणुओं की अवधारणा उस समय मौजूद थी। और ये प्राचीन विचार कि सिर्फ कीटाणुओं से लड़ने के बजाय मेजबान यानी होस्ट को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है, आज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के इस दौर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? सवाल ये है कि हम अपनी आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में, जो अक्सर सिर्फ बीमारी के लक्षण और कीटाणुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं, शरीर की अपनी आंतरिक शक्ति और लचीलेपन को बढ़ाने के इस प्राचीन ज्ञान को कैसे वापस ला सकते हैं।